Hello everyone, warm welcome everyone to Infinity Learn class. Uh, in this session, again we are going to talk about the PYQs, right? Previous year questions which has came in the NSO examination. Okay, so without wasting our time, let us start about today's session. ठीक है, चलिए पहला सवाल. Okay, the given diagram shows the energy level of reactants and products for a particular reaction. ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की. ये एनर्जी मेंशन है बेटा, दिस इज एनर्जी. ये एनर्जी का लाइन है. पहले रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, अब प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है. यानी कि इतनी एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है. राइट, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बिन लॉस्ट, है ना. प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई ना, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा से मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आया तो ऑब्वियसली एनर्जी लूज हुआ होगा, है कि नहीं. विच द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम. अब आपको इन सभी प्रोसेसेस को देखना है और बताना है कि बताइए इसमें से कौन सा प्रोसेस इस डायग्राम के थ्रू जस्टिफाई हो सकता है. सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक. चलिए करते हैं इसको. इथाइन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद एवोल्यूशन ऑफ गैस. ये बोल रहा है कि इथाइन गैस को बर्न करोगे, दिस इज इथाइन गैस, ठीक है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और एनर्जी देगा. When solid mercury oxide heated liquid mercury and oxygen gas is produced. यहाँ पे तो देखो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब देखो लाइट के प्रेजेंस में, इसका मतलब लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड हियर, है ना. तो ये भी एंडोथर्मिक हो गया, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है. पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन भी क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. आपने क्लास 10th के एनसीईआरटी में ही पढ़ा हुआ है बेटा, है कि नहीं. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक क्लासिक एग्जांपल है. तो ए को छोड़ के बी सी डी तीनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं. तो मेरा ए इज द राइट आंसर एवरीवन. तो मेरा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर. ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज द NSOPYQ. अनदर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. देखो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी. गैस इन लिक्विड की बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी एंड वाइस वर्सा. प्रेशर की बात करूं तो बेटा प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा. प्रेशर का कोई इंपैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड एक्स्ट्रा अमाउंट इज क्रिस्टलाइज्ड आउट. सही बात है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. नहीं. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर. सही बात है. While expressing solubility of a substance, temperature is not specified. नहीं बात आपको करना पड़ेगा टेम्परेचर मेंशन कि किस टेम्परेचर पे आप कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी कर रहे हो. सो 1 and 3 C exactly. C is the point, right? C is the right option we have. The given table shows the part of periodic table, right? अब यहाँ पे P Q R T U ये एलिमेंट मेंशन है, S भी है ना. P Q R S T U, right? Q भी है. अब इसने बोला है P Q R T U क्या है. P क्या है बेटा, देखो ग्रुप थर्ड, ग्रुप सेकंड, थर्ड पीरियड. ग्रुप सेकंड थर्ड पीरियड क्या होता है, मैग्नीशियम होता है. 3 to 12 में S पर S किसने बातें नहीं करी है ना, क्योंकि S आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ये तो 3 से लेकर 12 तक ग्रुप का कोई भी एलिमेंट बता रहा है. 15T नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस. तो ये पहले तो हम देख लें. 16Q क्या है, ऑक्सीजन है ना. R कहाँ है, ये तो नियॉन हो जाएगा. T क्या है मेरा, फॉस्फोरस है. ये क्या हो जाएगा मेरा, फिर आर्गन है. अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता है आप डेफिनेटली इसको आंसर कर सकते हो. ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स. देखो यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस का वैल्यू दिया हुआ है और डिफरेंट एलिमेंट्स का वो देखो. थोड़ा तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ना अजीब सा है ये, है ना. इसने क्या बोला है, डिफरेंट देखो प्रोटॉन डिफरेंट है ना, यहाँ सेम है, यहाँ प्रोटॉन्स डिफरेंट है
तो और एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया, तो प्रोटॉन 5, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 7, इन सभी का इसने क्या दे दिया आपको, रिलेटिव अबंडेंस, है ना। अब मास नंबर पता करें, एटॉमिक नंबर इज 5, मास न्यूट्रॉन इज 5, 5 + 5 10, तो मास नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ परसेंटेज इज गिवन टू अस, मास नंबर इज गिवन टू अस। ये बोल रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स क्या होगा इनमें। सो 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, अबंडेंस दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑब्जर्व, ओके ठीक है। आई थिंक ये एवरेज पता करवाना चाहते हैं हमसे, है ना। तो व्हाट वी कैन डू ना, 10 × 19.9, 12 × 98.89 प्लस 14 × 0.37 अपॉन टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है हमेशा, है ना। सॉल्व करोगे तो चलो सॉल्व करो बेटा, क्या आ रहा है इसका आंसर। अगर आपको सॉल्व करोगे बेटा, मेरे को तो ये 13.99 आंसर आ रहा है, तो बी वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस। नाउ दैविक एक क्लास 10th का बच्चा है, he studied the reaction between a carbonate and acid in the lab. His results are shown in the given graph. Which of the following experiment condition did he use? देखो एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 में लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज हो रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड या लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट या जो भी कार्बोनेट हमने लिया हुआ है मेटल कार्बोनेट वो होगा। इसमें देखो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है और लेस अमाउंट ऑफ गैस हो रहा है, हो सकता है लेसर अमाउंट ऑफ या तो एसिड लिया हुआ हो या फिर कार्बोनेट लिया हुआ हो, है कि नहीं। एक्सेस एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ इसने, ये 5 ग्राम दोनों का सेम है, एसिड अमाउंट सेम है, देन कार्बोनेट का अमाउंट सेम है। एक्सपेरिमेंट 1 में 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज होना चाहिए, जो कि ग्राफ रिकॉर्डिंग नहीं है। सेकंड में देखते हैं एक्सेस एसिड, बोथ हम ठीक है, मतलब एसिड की कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं ना कहीं कार्बोनेट सॉल्ट पे डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ 4 ग्राम है या 1 ग्राम है, तो डेफिनेटली इस ग्राफ रिकॉर्डिंग्स में ये एग्जाम्पल सही बैठ रहा है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर दिस एक्सेस ऑफ कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा बेटा एसिड का किसमें ज्यादा है ना। 200 ml यानी कि 0.2 इंटू 0.5 0.01, और इसको देखो 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 इज 0.1, है ना। कुछ तो गलती की है मैंने, हाँ बेटा ये भी 0.1 ही आएगा, है ना, 0.1 आएगा, क्योंकि 0.2 इंटू 5 इज 0.10, 0.1 आएगा, तो दोनों को सेम आ रहा है, तो दोनों ग्राफ सेम होना चाहिए, पर तो अलग अलग है। यहाँ पे बेटा इसका ज्यादा आएगा पार्टिकल, इसका ज्यादा आएगा नंबर ऑफ मोल एसिड का, तो अगर ज्यादा आएगा तो ये ग्राफ अपोजिट हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बेटा बी इज द राइट ऑप्शन वी हैव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8 ग्राम ऑफ E2O3 कंटेन 5.6 ग्राम ऑफ E। हाउ मेनी मोल्स ऑफ E डज 16.8 ग्राम ऑफ एलिमेंट E कंटेन। करिए सॉल्व इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए, ट्रिक्स लगाइए बेटा, कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज सम आइडिया ट्रिक्स, कैन यू ऑल डू दैट। कैन वी डू इट। चलिए बेटा 8 ग्राम बोल रहा है E2O3 है, उसमें 5.6 ग्राम ऑफ क्या है मेरे पास, E है ना। तो E2O3 इफ आई हैव 8 ग्राम, उसमें से 5.6 ग्राम ऑफ E है ना। तो 5.6 ग्राम ऑफ E है अगर, तो 2.4 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, है कि नहीं। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी हैविंग। नंबर ऑफ मोल क्या होगा बेटा,
24/160 है कि नहीं, 12/80 है ना, 3/20 इज 0.15 है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0.15। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब ये दिया हुआ है, आप निकाल लिया आपने कितना, 0.15, तो निकाल लो ऑक्सीजन का भी कितना आएगा, 0.1 आएगा। अब 0.1 आ गया आपके पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स, और E कितना है आपके पास 5.6 है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1, E कितना है 5.6 और ये कितना है मोलर मास, W मान लो, ये कितना आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास। अगर ये आ गया बेटा तो क्या मैं मोल्स नहीं निकाल सकता, 16.8 अपॉन 56 ग्राम पर मोल। सॉल्व करोगे ना, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो, सो कितना आ रहा है बेटा, 3 6 18, 3 15 हो गया 0.3। C is the right answer. In an experiment 5 centimeter cube of 1, देखो बेटा 1 decimeter cube is equals to 1 liter, ये दिमाग में रखना, 1 centimeter cube is equals to 1 ml। ये जानबूझ के इस तरह के आपको टर्म्स देगा कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो अब इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं तो ml लीटर वाला आदमी हूँ, है ना, हम उस पे चलने वाले। तो क्या बोल रहा है बेटा कि 5 ml ऑफ दिस इन 1 मोल पर लीटर, है ना, मोलारिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। इसमें क्या दिया हुआ बेटा 10 ml ऑफ, ये क्या मेरे पास NaOH है, समझना, ये कितना बेटा 10 ml ऑफ 1 मोल पर लीटर एस, ये हमारा एसिड हो गया, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितना आ रहा है, देखो ये बेटा भली दिया हुआ है इसमें, पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लीटर में, तो कितना जाएगा 0.05 इंटू 1 कितना आएगा 0.05 मोल ही आएगा। सर क्या फॉर्मूला लगाया आपने, मोल इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और ऐसे कितने हो जाएंगे 0.005 होगा, तो 0.005 और ये 0.01 इंटू 1 इज 0.01 मोल। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इनिशियली मेरे पास बीकर में क्या था, एसिड था, एसिड का पीएच क्या होगा, लो होगा, है कि नहीं। अब अगर मैं उसमें बेस डाल रहा हूं, ऑब्वियसली क्या होने वाला है, कुछ एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। पर फिर भी सॉल्यूशन में अभी भी एसिड बचेगा, क्योंकि ये कम अमाउंट में है, ये ज्यादा अमाउंट में है, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और एलआर टेस्ट करना आपको आता है, आप खुद करेंगे इसको, है ना। तो pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सही बात है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू येलो, नहीं बेटा ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सॉल्यूशन तो अभी भी एसिडिक है, रेड ही रहना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ऐसा नहीं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बढ़ना चाहिए। प्रेसिपिटेट नहीं बनता NaOH प्लस HCl में, NaCl प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो A इज द राइट आंसर। देखो इतने अच्छे सवाल है बेटा, सवाल में कोई जान नहीं है, बट दिखने में डरावने हैं। NSO में ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो, आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो ये Z2 नेगेटिव करके कोई आयन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया है 2n8। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द पेरेंट्स एटम इज Z इज 11, ठीक है। बोल रहा है जो पेरेंट एटम था Z ना, न्यूट्रॉन कितना है 11 है, ठीक है। तो पूछ रहा है न्यूक्लियॉन कितना होगा, बड़ा इजी है बेटा। अब अगर Z2 नेगेटिव ये है तो Z क्या होगा 2 6, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 प्रोटॉन, 8 और 11 कितने होते हैं 19, 19। B इज द राइट आंसर। इतना इजी सवाल आता है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस PQRS दिया हुआ है आपको, अब बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो गैसेस फॉर्म में होगा और नॉन मेटल में होगा, ठीक है। देखो गुड अगर लिख दे बेटा तो मैं मांग के चल रहा हूँ मेटल है, पर कंप्लीटली से डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। पर रूम टेम्परेचर मेरा कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, अंग्रेजों ने फिक्स किया हुआ है। तो बेटा रूम टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही है, और वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस होना चाहिए, तो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। ये लिक्विड तो है पर ये लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 59 है। ये देखो मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है, बॉइलिंग पॉइंट और कम है, ये कंफर्म गैसेस फॉर्म में रहने वाला है।
मेल्टिंग पॉइंट इज दिस बट बॉइलिंग पॉइंट इज दिस, अगेन लिक्विड फॉर्म में रहने वाला है। तो मुझे दिख रहा है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ आर ही है जो गैसियस स्टेट में रहेगा रूम टेम्परेचर पे, तो क्लियरली मेरा आर इज द आंसर। मेरे को मेटल नॉन मेटल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ा, मैंने बस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख करके आंसर को प्रेडिक्ट किया है। अच्छा, आप इन सवाल को जब सॉल्व कर रहे हो तो पॉज कीजिए, सवाल को आते ही खुद से सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, फिर सॉल्यूशन को देखिए, है ना। एग्जाम बहुत पास आ गया है, यू हैव टू डू योर बेस्ट। मैथ्स कॉलम 1 कॉलम 2 दिए हुए बेटा, एंड यू हैव टू सी कौन सा कॉलम किसके लिए सही है। अ मेटल दैट फॉर्म्स टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं। मेटल यूज इन हॉट वाटर apparatus, a metal which can displace hydrogen from steam only, okay. Metal that does not react with air even at high temperature, copper, है ना, S का 1। A metal which can displace hydrogen from steam only, steam। जिंक भी करेगा, आयरन भी करेगा, लेकिन जिंक जो है 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है बेटा। नहीं, अभी जो 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, देखो आयरन में आ सकता है FeO, Fe2O3, तो P का 3, ओके, BnD। अब मेटल यूज इन हॉट वाटर apparatus, Q का 2, ठीक है। अब मेटल विच कैन डिस्प्लेस, R का 4 होना चाहिए फिर, है ना, R का 4। मेटल डज नॉट रिएक्ट विद S का 1, है ना, S का 1। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि जो टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर रहा है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात कर रहा है ना, तो P का क्या हो जाएगा 4, Q का 2। मेटल विच कैन डिस्प्लेस ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, हालांकि 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीनों ही स्टीम से रिएक्ट करते हैं, तो R का 3 और S का 1। ज्यादा अप्रोप्रिएट जो बन पा रहा है बेटा मेरे हिसाब से वो C बन पा रहा है कि नहीं। आपके दिमाग में कोई ऑप्शन चल रहा है तो आप मुझे ही बताएं बेटा। मेरे अकॉर्डिंग C। Miss Neelam, a class 10 teacher, took copper, aluminium, lead and zinc stripe respectively in 4 test tubes labeled as 1 2 3 4, right? इसमें 10 ml फेरस सल्फेट डाला है। अब आप खुद बता दो बेटा कि फेरस सल्फेट से कौन रिएक्ट करेगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक में से, है कि नहीं। देखो लेड एंड कॉपर तो नहीं करने वाला, एल्यूमिनियम एंड जिंकिंग करेगा, है कि नहीं। तो ये मेरा कॉपर वाला है, ये एल्यूमिनियम वाला है, ये लेड वाला है, ये जिंक वाला है। 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4. So B is the right answer. The given diagram shows the arrangement of valence electron in organic compound Q having molecular formula H2YZ2, ठीक है। अब what could be the compound Q, देखो कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, X है, इससे Y, Z, Z, X कनेक्टेड है। एग्जाम्पल मेथनॉल, क्या मेथनॉल स्ट्रक्चर देगा, मेथनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा जो इससे रिजेंबल नहीं हो रहा है। इथेनॉल बिल्कुल नहीं हो रहा है। मिथेनॉइक एसिड, ठीक है, ये X है, सॉरी ये मेरा Y है, ये X है, ये X है, ये Z है, ये Z है, तो C is the right answer. Oh, great. So we have covered up all the questions, right, of in today's particular session, right? I hope आप सभी को क्वेश्चन सारे पसंद में आए होंगे, right? And you got the chance to learn this question, right? So exams पास में आ रहे हैं, do your best, है कि नहीं? तैयारी पूरी अच्छे से करनी है, सब PY किसको लगा के जाना है, आपके NSO में स्कोर बहुत अच्छे आएंगे, है ना। JEE टेस्ट सीरीज भी है बेटा for grade 11, 12th and repeaters batch. Just use the code YouTube 300 off और यहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सेम फॉर नीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, नीट का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड, राइट। You just need to register, okay? You'll be getting the link in the
डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। अगर आप बेटा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सारा कंटेंट विल बी शेयर्ड, ओके। देन last but not the least, most important thing, do not forget to subscribe to this channel, right? Like this video, share with your friends, and yes, comment your doubts if you have any, right? And your feedback also. And I would like to say thank you to you all, right? अगर आप यहाँ तक आए हो, definitely you have done wonderful efforts toward your NSO preparation, ठीक है? I wish you all the best. Have a great day. Bye bye.